हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कंप्लीट पीएचडी के बारे में, है ना। देखो, रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज करके बोला था सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, इसके बारे में बताओ कंप्लीट, है ना। क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अभी नेट जेआरएफ का जैसे ही रिजल्ट आया है तो काफ़ी स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करने लग गए। तो इसमें सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे, अपने हर एक चीज़ की बात करेंगे पीएचडी से रिलेटेड, ए टू जेड जो भी सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो देखो पीएचडी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और पीएचडी, देखो पीएचडी तो कहीं से भी कर लो, पर एक अच्छी जगह से हमें पीएचडी करनी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो वो अपने बात करेंगे कि पीएचडी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, है ना। वो अपने बात करेंगे और उसके बारे में अपने बात करें। यदि तुम क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद में अपने बात करेंगे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी अपने बात करेंगे, कहाँ से अच्छी तरीके से तुम पीएचडी कर सकते हो। और उसके बाद में कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और उससे पहले अप्लाई जब करेंगे, उससे पहले वाला एक पॉइंट आ जाएगा, जब अप्लाई करेंगे अपने तो इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट है वो डिमांड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यही स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं हैं इंडिया में, है ना। सभी की यही हालत है, एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं है, राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, कैसे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, है ना। अपने आप का इंट्रोडक्शन करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। और हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो अपने लैंग्वेज में, राइटिंग में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एकेडमिक्स में हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने ध्यान नहीं दिया होता, है ना। गाँवों से निकले हुए हैं सभी, है ना, गाँवों में स्कूलों में पढ़े हैं और अब जाके थोड़ा सा सुधार होने लगा है, लेकिन पहले तो गाँवों से निकले हैं ना। जो ऐसे नहीं है कि शुरू से ही अपना स्कूल का लेवल इतना हाई रहा है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, गाँवों से निकले हैं, ठीक है। कोई अच्छे स्कूल नहीं मिले, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, तो इस वजह से हमारी ये जो राइटिंग स्किल है वो ज़्यादा खराब होती है। तो इसमें दिक्कत आती है ना। एप्लीकेशन लिखने में भी दिक्कत आती है ना। नॉलेज बहुत है सब्जेक्ट की, फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, बट एप्लीकेशन लिखने में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ बहुत दिक्कत आती है काफ़ी स्टूडेंट को, ऐसे नहीं सभी को आती है, काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में या रिसर्च प्रपोजल लिखने में। सबसे पहली बात तो इसके बारे में पूरा अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे करना है ये। फिर अपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, इंटरव्यू के लिए अपने कैसे प्रिपेयर करें कंप्लीट। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहाँ रिटर्न टेस्ट भी होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा। तो बहुत कम इंस्टीट्यूट है, यदि तुम जो मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, जो पीएचडी के मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लेते हो, तो रिटर्न टेस्ट बहुत कम इंस्टीट्यूट में था। फिर भी स्क्रीनिंग के लिए एक रिटर्न टेस्ट रखते हैं, यदि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं तो स्क्रीनिंग के लिए एक रिटर्न टेस्ट होता ही होता है। इसके बारे में अपने कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो इन 4 पॉइंट्स पे अपने डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबसे पहले तो देखो, पीएचडी करने के लिए तुम्हारे पास में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, एमएससी होना चाहिए, या तुम्हारे पास में बीटेक होना चाहिए। और इसके बाद में पीएचडी कैसे कर सकते हो, किसके किसके थ्रू जा सकते हो, कौन कौन से एग्जाम तुम्हें देने पड़ेंगे। सबसे पहला तो होगा देखो सीएसआईआर नेट। सीएसआईआर नेट, इसमें जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट से काम नहीं चलेगा। नेट से भी तुम पीएचडी कर सकते हो। इवन पीएचडी क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा लो जाती है अब ना, एक थर्ड कैटेगरी और बना दी। पर तुम्हें जेआरएफ क्वालिफाई करने का ही टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो भाई जेआरएफ में मिलेंगे, है ना। नेट के थ्रू भी तुम भी यदि पीएचडी में जाओगे एलएस के थ्रू डायरेक्ट, तो इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जो अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी वो जेआरएफ के थ्रू ही मिलेगी तुम्हें। तो टारगेट यही रखना कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है। पीएचडी यदि करनी है तो टारगेट रखना कि पैसे लेके ही पीएचडी करनी है, स्कॉलरशिप के साथ ही पीएचडी करनी है। ये नहीं कि 8-10 हज़ार मिल रहे हैं महीने का और पीएचडी कर रहे हैं, 6 साल लगा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि करने का टारगेट है पीएचडी करने का तो अच्छे तरीके से करो, है ना। इसके अलावा ये हर 6 महीने में एग्जाम होता है, और गेट, है ना, ये हर साल एग्जाम होता है, गेट के थ्रू जा सकते हो। गेट के अलावा जस्ट के थ्रू जा सकते हो, जस्ट का एग्जाम होता है फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये सिर्फ फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। और इसके अलावा हमारे पास में डीएसटी इंस्पायर्ड जो स्कॉलरशिप है, जिसको पहले से मिल रही है और जो एमएससी तक भी कंटिन्यू थे, तो इसके थ्रू भी जा सकते हो। सीएसआईआर नेट गेट जेआरएफ की बात करें तो हर 6 महीने में एग्जाम होता है, एग्जाम दो, जेआरएफ क्वालिफाई करो, और
हर एक इंस्टीट्यूट, मोस्टली सभी इंस्टीट्यूट जेआरएफ को कंसिडर करते हैं एज ए पीएचडी एडमिशन के लिए, है ना। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट सभी जेआरएफ को कंसिडर करते हैं जो यूजीसी के अंडर आते हैं, ठीक है। गेट का जो एग्जाम है ये ज्यादातर आईआईटीज, आइजर्स, है ना, सभी इंस्टीट्यूट कंसिडर नहीं करते इसको, है ना। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वही इसके एग्जाम को कंसिडर करते हैं एज ए पीएचडी एडमिशन, है ना। और जो जस्ट है, जस्ट के अंडर कुछ इंस्टीट्यूट आते हैं, लगभग 29-30 इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वो कंप्लीट जस्ट के एग्जाम को, और जस्ट के साथ साथ में गेट और जेआरएफ के थ्रू भी वो लेते हैं, है ना। वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो वो सारी अपनी बात करेंगे भी कैसे अप्लाई करना है। और जिनको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही है तो जहां भी अप्लाई करो उनकी एलिजिबिलिटी में पहले देख लो कि वो इंस्पायर वालों को कंसिडर कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया, ऐसे नहीं कि कोई फिक्स क्राइटेरिया किसी का, तो पर इंस्पायर वालों को भी मोस्टली कंसिडर करते हैं। तो ये 4 मेन हमारे पास में एग्जाम हैं जिनके थ्रू तुम एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ में, अब तो जेआरएफ की स्कॉलरशिप भी काफी हाई है ना, 37 प्लस एचआरए प्लस कुछ 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 और चीजें बहुत सारी है। सेम स्कॉलरशिप सभी में रहती है, ऐसे नहीं कि इसमें कम है इसमें ज्यादा है। जेआरएफ जितनी ही स्कॉलरशिप गेट के थ्रू भी, जस्ट के थ्रू भी और इंस्पायर के थ्रू भी तुम्हें मिलती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेआरएफ से ही तुम पीएचडी में जा सकते हो, सभी एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन। एमएससी के साथ साथ में ही तुम नेट की तैयारी कर सकते हो, गेट की तैयारी कर सकते हो, जस्ट की, यदि मेन टारगेट तुम्हारा पीएचडी करना है अभी के लिए जस्ट आफ्टर एमएससी, तो एमएससी के साथ साथ में इनकी प्रिपरेशन करो, एग्जाम क्वालिफाई करो और डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हो। अब देखो, जब तुम्हारा जेआरएफ हो जाता है, मान लो काफी स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो चुका है, ये जो पिछला एग्जाम हुआ था उससे पहले भी हो चुका है ना, और इनकी वैलिडिटी रहती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर तुम्हें पीएचडी में एडमिशन लेना है। जैसे जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल होती है, गेट की वैलिडिटी भी शायद 1 साल होती है मेरे हिसाब से। इतने टाइम के अंदर अंदर तुम्हें पीएचडी में एडमिशन लेना है, वो हर एक एग्जाम की एक वैलिडिटी होती है। जस्ट की 1 साल वैलिडिटी होती है, जेआरएफ की 2 साल होती है, ठीक है। और इंस्पायर स्कॉलरशिप की भी होती है कि गैप नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा इसका भी क्राइटेरिया है, ठीक है। पर इनके थ्रू जा सकते हो, यदि किसी भी एग्जाम के थ्रू तुम्हें जाना है, इसके थ्रू जाना है, तो इसका कंप्लीट पहले पढ़ लेना भाई, है ना, क्या क्राइटेरिया है इसका। और ये तो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें यदि स्कॉलरशिप मिल रही है तो तुम्हें पता ही होगा डेफिनेटली कि क्या क्या बेनिफिट्स है ना, वो सारे बेनिफिट्स इसके देख लेना। अब बात करें, देखो, अब यदि हमारा मान लो कोई भी एग्जाम इनमें से हो गया, नेट जेआरएफ हो गया तो सबसे बढ़िया है, गेट क्वालिफाई है, गेट में एक अच्छी रहेंगे, जस्ट भी क्वालिफाई है, या इनमें से कोई भी एक हमारे पास में ऑप्शन है। यदि जेआरएफ हमारे पास में ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट है, बाकी इनमें से भी कोई भी ऑप्शन है तो इनके थ्रू तुम कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें जा सकते हो। जेआरएफ के थ्रू मोस्टली सभी इंस्टीट्यूट्स में तुम जा सकते हो। बाकी देखो, एक टीफर का भी एग्जाम होता है, टीफर अपना खुद का एक अलग एग्जाम लेती है, टीफर में भी जा सकते हो, इसका एक अपना अलग एग्जाम होता है जो दिसंबर में होता है। यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए डायरेक्ट जा सकते हो। टफ एग्जाम होता है थोड़ा सा, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब देखो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कौन कौन से। सबसे पहले तो देखो रिसर्च इंस्टीट्यूट में है आईआईटी और आइजर, आईआईटी और आइजर, ठीक है। और उसके बाद में जो मेन इंस्टीट्यूट है वही लिख रहा हूं मैं, आईआईटी और आइजर। और उसके बाद में जितने भी जस्ट के अंडर, आइजर भी आते हैं, बाकी जस्ट के अंडर और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आते हैं काफी, रिसर्च इंस्टीट्यूट जस्ट के अंडर आते हैं। वो कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें, जस्ट की वेबसाइट पे विजिट करोगे ना जस्ट, तो वहां पे एक कंप्लीट इनका एक पोस्टर आता है, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जस्ट में, ठीक है। वो सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, उनकी एक कंप्लीट लिस्ट चाहिए तुम्हें, है ना। और वो इंस्टीट्यूट फिर 3rd नंबर पे आ जाती है हमारे पास में यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज मान लो जो यूजीसी के अंडर आती है, जो सिंपल बीएससी एमएससी पीएचडी करवाती है, ये तो टेक्निकल है। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जस्ट के अंदर भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे पास में जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, है ना, जामिया, ये डिफरेंट फेमस यूनिवर्सिटीज है जहां पे तुम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो अप्लाई करना कैसे, जहां भी सबसे पहले तो ये देखो, तुम्हारा यदि तुम मिनिमम क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हो, इनमें से कोई भी तुम एक क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हो, सबसे पहले तो देखो कि कहाँ कहाँ हमें अप्लाई करना है ना। आईआईटी, क्या सभी आईआईटी में अप्लाई करना है या अपने कुछ पर्टिकुलर आईआईटी में अप्लाई करना है, पहले एक लिस्ट बनाओ उसकी कंप्लीट। मुझे आईआईटी कानपुर में अप्लाई करना है, आईआईटी दिल्ली में अप्लाई करना है, आईआईटी बॉम्बे में करना है ना। कौन कौन सी आईआईटीज है, पूरी आईआईटीज की एक लिस्ट बनाओ, मेरे को यहाँ यहाँ अप्लाई करना है। फिर आइजर्स की लिस्ट बनाओ, कौन कौन से मुझे आइजर्स में अप्लाई करना है। फिर जस्ट के अंदर जितने इंस्टीट्यूट आते हैं, टोटल 30 इंस्टीट्यूट्स आते हैं मेरे हिसाब से,
अरे यही नंबर है, बाकी देख लेना एक बार, जस्ट का जो पोस्टर है वो डाउनलोड करके देख लेना, मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें। ठीक है, वहां पे कितने इंस्टीट्यूट्स आते हैं टोटल, उनकी एक लिस्ट बनाओ पूरी, है ना। एक सेकेंड रुको, देखो इनका पोस्टर रिलीज होता है, उस पोस्टर में कंप्लीट नंबर ऑफ जो कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, कौन कौन से ये इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी इंस्टीट्यूट है, जैसे एरीज, बोस इंस्टीट्यूट, HBNI, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICTS, IGCR, IIA, IISc, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिपुति, IIST, IMSc, IOP, IPR, आयुका, ये सभी देखो, ये सभी इंस्टीट्यूट, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जस्ट के थ्रू ही लेते हैं, नेट JRF के थ्रू भी लेते हैं ये इंस्टीट्यूट, पर हर एक तुम्हें एक कंप्लीट लिस्ट बनानी पड़ेगी पहले, मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, लोकेशन देख के तुम्हें पता है भाई इस लोकेशन में तुम्हें नहीं जाऊंगा, यहाँ यहाँ जा सकता हूँ मैं, एक लोकेशन देख के पहले, जैसे एरीज पे गए तो एरीज की वेबसाइट पे देखो कहाँ ये लोकेटेड है, किस एरिया में है, क्या ये मैं जा सकता हूँ यहाँ पे, नहीं जा सकता, क्या मैं यहाँ पे 5 साल लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, इनकी लोकेशन ये है, ठीक है, नैनीताल में है ये। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई कि मुझे अप्लाई कहाँ कहाँ करना है, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, है ना। यदि तुम मिनिमम क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हो, लिस्ट बन गई, अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी चॉइस कर लो कि मुझे DU में भी चलो काम चल जाएगा, JNU भी मुझे मिल जाए तो काम चल जाएगा, BHU मिल जाए तो काम चल जाएगा, जामिया में भी मैं जा सकता हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटीज की भी एक लिस्ट बनाओ, है ना। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुझे मिल जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही मैं PhD कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनकी एक लिस्ट बनाओ कंप्लीट कि मुझे अप्लाई यहाँ करना है। फिर हर एक की वेबसाइट पे जाके देखो भी PhD फॉर्म कब निकलते हैं, कब डेट आती है, कब क्लोज होते हैं, क्योंकि 2 सेशन चलते हैं, है ना, दो बार एडमिशन होते हैं, एक तो अपना मई जून वाला सेशन चलता है जिसमें जुलाई में शुरू हो जाता है सेशन, और एक एक ये अपना विंटर सेशन चलता है जिसमें दिसंबर में तुम्हारे लगभग शुरू हो जाते हैं, दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग देखो भाई इनका कब कब PhD की फॉर्म निकलते हैं, किस डेट को निकलते हैं, उसके सामने मेंशन कर दो कि इस डेट को इनकी फॉर्म आने वाले हैं, मुझे अप्लाई करना, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ में मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, है ना। जब मैंने भी अप्लाई करने स्टार्ट किए थे तब मैंने सेम काम किया था भाई, एक डायरी में पूरी लिस्ट बनाई थी और जहाँ जहाँ अप्लाई करने, 15 से 20 जगह अप्लाई किया था। ठीक है, अब वो बाकी गया नहीं मैं, वो अलग बात है, पर अप्लाई किया था 15 से 20 जगह। ठीक है, तो वो देखो कंप्लीट एक लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद में वहाँ अप्लाई करो, है ना। उनके फॉर्म, मान लो किसी की डेट पास में है तो अप्लाई कर दो, डायरी में लिखा होगा तुम्हें पता होगा भाई इसकी डेट आने वाली है, तो उसको अप्लाई कर दो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, ना अप्लाई कर दो। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो SOP की डिमांड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो SOP की डिमांड नहीं करते, जो डिमांड नहीं करते उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो डिमांड करते हैं उनके लिए SOP हमें लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, वो तो डिमांड करेंगे उनके लिए ही लिखना है हमें, और इंडिया में बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो डिमांड करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट ही डिमांड करते हैं SOP को, और मैं तो कहूँ डिमांड करनी भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग स्किल भी हमारी अच्छी होगी, क्योंकि SOP का मतलब यही है कि अपने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, है ना, अपने एक्सपीरियंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम आगे क्या करना चाहते हैं उसको लैंग्वेज में, राइटिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही SOP है मेन, इसी का यही मतलब, और कुछ नहीं है SOP में। ऐसे कोई तुम्हें कोई रिसर्च नहीं लिखनी है SOP में, अपने बारे में ही लिखना है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं, जब तुम अप्लाई कर दोगे उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अपने SOP के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखना कैसे, किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले तुम्हें करना है, SOP के बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले SOP की अपने बात करें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अब जो इंस्टीट्यूट डिमांड करेंगे उन्हीं के लिए ही लिखना है हमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो डिमांड करेंगे। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट डिमांड करते हैं उनका थोड़ा सा जो रिसर्च वर्क है, किन किन टॉपिक्स पे वहाँ काम चल रहा है, कौन कौन से प्रोफेसर है, कौन कौन से फील्ड में काम हो रहा है, थोड़ा सा वो भी तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा भाई। वो तो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए ही करना पड़ेगा जिनके लिए भी तुम PhD का इंटरव्यू देने जाओगे। मानो तुम IIT दिल्ली का PhD का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो IIT दिल्ली में कौन कौन से टॉपिक पे काम चल रहा है और तुम किस में इंटरेस्टेड हो, किस में अप्लाई करना चाहते हो, तो
मान लो तुम कंडेंस में अप्लाई करना चाहते हो तो कंडेंस में कौन कौन से टॉपिक्स पर काम चल रहा है और मैं किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, वो सारी चीज़ें तो रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं है कि इंटरव्यू देने डायरेक्ट चलेगी और कुछ पता ही नहीं कि रिसर्च करनी है कि किस टॉपिक पे करनी है, किस पे नहीं करनी, मेरा क्या इंटरेस्ट है, वो नहीं होना चाहिए। वो तो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी के लिए जा रहे हो, कोई ऐसा डायरेक्ट किसी स्कूल में एडमिशन लेने नहीं जा रहे, है ना। पीएचडी के लिए जा रहे हो तो खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सबसे मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट्स किए हैं। सबसे पहले देखो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगभग एक पेज का होता है, एक पेज से ज़्यादा नहीं होता। बाकी वर्ड लिमिट भी गिवन होती है भी कितने वर्ड्स में हमें लिखना होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करें, इसमें हमारे पास में लगभग ये मान के चलो कि लेस देन 300 to 500 वर्ड्स ही होते हैं, इससे कम भी होते हैं। बाकी अलग अलग जो हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स है वो अलग अलग डिमांड्स करते हैं कि इतने वर्ड्स में होना चाहिए, तो लगभग इतना ही होता है। और ये कोई कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं होता, है ना। इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें ईमानदारी चलती है ना। अब नहीं लिखना आता कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो लिखना, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। हिंदी इंग्लिश जो भी तुम्हें आती है, पर इंग्लिश में ही लिखना है। पर उसको पहले हिंदी में लिख लो, बाद में उसको कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है कन्वर्ट करने में, क्या दिक्कत। मान लो इंग्लिश में तुम इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते तो पहले हिंदी में लिख लो, फिर कन्वर्ट कर दो उसको, तुम्हारी लैंग्वेज में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि एक मान लो लिखते टाइम अपने इतना फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो उस हिंदी में लिख के बाद में उसको कन्वर्ट कर दो, और जो वर्ड तुम्हें नहीं आ रहे वो गूगल से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और हिंदी तुम डालोगे पूरा गूगल में तो वो पूरा इंग्लिश दे देगा। पर ऐसे नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सर्च करके और गूगल से कॉपी पेस्ट किया और लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए। खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, हिंदी में लिखो, उसको बाद में ट्रांसलेट कर दो। ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ट्रांसलेट तो कर सकते हैं अपने गूगल से, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन, है ना। जो सबसे पहला टॉपिक आएगा एसओपी में, दैट इज इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहला अपने को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, स्मॉल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कोई लेंथी इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं फलाने गांव से हूँ, यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, वो नहीं होना चाहिए। सिंपल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा। और उसके बाद में अपने बात करें कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है ना, कौन से टॉपिक में तुम्हारा इंटरेस्ट है और क्यों तुम पीएचडी करना चाहते हो, वाई पीएचडी। ये 3 चीजें होनी चाहिए। पीएचडी करने का मोटिव क्या है ना। और वो स्मॉल में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम इंट्रोडक्शन में 2 पैराग्राफ लिख दो, है ना, वो नहीं होना चाहिए। स्मॉल मतलब 1 लाइन में वाई पीएचडी, है ना, क्यों पीएचडी करना चाहते हो वो, ये क्योंकि इंट्रोडक्शन स्मॉल होगा, वो आगे बता देना पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंटरेस्ट, कि मुझे इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में इंटरेस्ट है और मैं इस वजह से पीएचडी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और वो भी नहीं बनने की जरूरत है ना, कि तुम खतरनाक ऐसा लिख रहे हो कि तुम्हें खुद को ही नहीं पता लग रहा, कि ऐसा लग रहा है कि गूगल को ही तुम फेल कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे शो ऑफ की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखते ही पता लग जाता है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है ये, है ना। अब तुम्हें कोई पर्टिकुलर, मान लो कोई तुमसे कुछ पूछना चाहता है और तुम्हें मैसेज भेजे, और तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा ये तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, इस मैसेज में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है जो किसी काम की नहीं है ना, फालतू की ने ऐसे लाइनें भर रखी है। काम की चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा देखो दिखावे की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिखावा नहीं चलेगा कि तुम ऐसे लगे बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हो, दिखावा नहीं करना। अब इंटरेस्ट में तुम्हारा जो भी जेन्युइन इंटरेस्ट है, और वो जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो इस इंस्टीट्यूट्स में जो काम चल रहे हैं उनके साथ में अलाइन भी होना चाहिए भी। ऐसे नहीं है कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो टॉपिक वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जिसके लिए तुम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो वहाँ पे वो टॉपिक हो ही ना, या उस पर काम ही ना चल रहा हो, तो वो भी होना चाहिए भी, है ना। तो ये, और पीएचडी क्यों करना चाहते हो और वो इसके बारे में तुम मेंशन कर देना। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, क्वालिफिकेशन क्या है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने कहाँ से 11th-12th किया या 12th किया, स्कूलिंग तुम्हारी कहाँ से हुई, है ना, स्कूलिंग कहाँ से हुई, और कॉलेज कहाँ से हुआ, कॉलेज में कितने ग्रेड्स थे, बीएससी तुम्हारी कहाँ से हुई, बीएससी में तुम्हारे पास में कोई एक्सपीरियंस भी क्या रहा है या नहीं रहा, चलो उसको अलग से एक्सपीरियंस में मेंशन कर देना, ठीक है। वैसे क्वालिफिकेशन में वो काम चल जाएगा। तुम्हारा जो बीएससी है उसमें तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें तुम्हारा कोई रिसर्च एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस के अलावा तुम्हारे पास में कोई और एक्सपीरियंस भी है, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोई और एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
तुम्हारी एमएससी कहाँ से हुई ना, कौन सी यूनिवर्सिटी से एमएससी हुई, और एमएससी में तुम्हारे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्स थे, कोई डेसर्टेशन तुमने की है, कोई प्रोजेक्ट पे तुमने काम किया है, कोई इंटर्नशिप तुमने की है तो वो मेंशन करो, नहीं की है तो मत मेंशन करो। कोई ऐसा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ भी मेंशन कर रहे हो वो चीज़ें गलत हो जाएगी, है ना। यदि तुमने कुछ भी नहीं किया, मान लो सिंपल बीएससी की है तुमने, कोई तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपल एमएससी की है, कोई तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि बीएससी में तुमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो उसको मेंशन करो, लेकिन उसमें फिर कुछ आना भी चाहिए। ये तुम उसको मेंशन कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, या नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हो कि बीएससी में मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थी, या एमएससी में मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थी, हमारे कोर्स में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, या एमएससी में मैंने ये इंटर्नशिप की थी और इसमें हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, है ना। जब ये लिखोगे तो फिर उसका इंटरव्यू में भी वो चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि उनके हाथ में ही होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तुम्हारा। तो इंटरव्यू जब देने जाओगे तो वो पूछेंगे भाई तुमने ये मेंशन किया है कि तुम्हें ये चीज़ें आते हैं नहीं आते, तो क्वेश्चन तो पुटअप हो सकता है वहाँ से। तो ऐसा नहीं आनी चाहिए, तुम ऐसी चीज़ें मेंशन कर दो जो तुम्हें उसके बारे में नॉलेज ही ना हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और तुमने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एकेडमिक्स में। और इसके अलावा और भी कोई तुमने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, बहुत ज़्यादा फालतू की नहीं लिखनी, ठीक है, एकेडमिक्स से रिलेटेड ही होनी चाहिए वो, है ना। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो इससे एकेडमिक से रिलेटेड ना हो, एकेडमिक से रिलेटेड ही एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके बाद में अपने बात करें, क्वालिफिकेशन होगी तुम्हारी, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में बात करें अब इसके बारे में कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उसके उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड चीजें, है ना। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, एक तो देखो इसको दो जगह मेंशन करना है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को। एक तो यहाँ पे मेंशन करना है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, और इसके बारे में थोड़ा मतलब तुम्हें पीएचडी करने के लिए, मतलब जो तुम पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम आगे काम करना चाहते हो, या पीएचडी पहले ये भी मेंशन कर सकते हो। इससे पहले देखो जैसा भी तुम लिखना चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको पहले मेंशन कर दो वाई पीएचडी, कि तुम्हारा ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी वजह से तुम्हारा फिजिक्स में इंटरेस्ट बना, है ना। तुमने बीएससी में कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा होगा, एमएससी में कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा होगा, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से तुम्हारा पीएचडी के लिए इंटरेस्ट बना हो, तो वो पहले मेंशन कर दो। उसके बाद में तुम्हारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, है ना, वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट उनके साथ में अलाइन भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट्स के साथ में। तो पहले इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से फील्ड पर काम चल रहा है, और मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, और इसमें ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट चलेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके इंस्टीट्यूट्स की प्रोफाइल निकालो, कौन कौन से टॉपिक पे काम हो रहा है, हाँ ये टॉपिक मेरा इंटरेस्ट का है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, उस पर क्या क्या काम हो रहा है उसको भी थोड़ा मेंशन करो कि मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, और ये मेरे फ्यूचर में मैं इस टाइप से पीएचडी में इस टॉपिक पे काम करूँगा, तो ये आउटकम आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उनके बारे में जितना उस इंस्टीट्यूट के बारे में लिखोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे, उतना अच्छा रहेगा। और वो तभी लिख पाओगे जब तुम रिसर्च करोगे उसके बारे में। यदि उसके बारे में रिसर्च ही नहीं करोगे तो उसके बारे में कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी यहाँ पे तुम्हें। तो इसमें तुम्हारे रिसर्च प्लान होने चाहिए कि तुम रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो, रिसर्च में कौन कौन से आगे चीज़ें करने वाले हो, और इस इंस्टीट्यूट्स में यदि तुम्हें एडमिशन मिलता है तुम क्या क्या तुम्हारे प्लान्स रहेंगे आगे, है ना। और उसके बाद में तुम्हारे फ्यूचर प्लान आफ्टर पीएचडी, फ्यूचर प्लान क्या होंगे यदि तुम्हें पीएचडी मिल जाती है, फ्यूचर प्लान आफ्टर पीएचडी, क्या तुम पोस्ट डॉक करोगे, रिसर्च में ही रहना चाहते हो, या साइंटिस्ट के लिए जाना चाहते हो, या टीचिंग के लिए जाना चाहते हो, ठीक है। तो वो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, है ना, कि साइंटिस्ट के लिए जाना चाहते हो तो साइंटिस्ट के लिए क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है ना। और यदि तुम टीचिंग के लिए जाना चाहते हो तो टीचिंग के लिए किस लेवल पे जाना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हो, या किस लेवल पे, या स्कूल टीचर के लिए जाना चाहते हो, कॉलेज लेक्चरर के लिए जाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी है, और ऑनेस्टली मेंशन करनी, ऐसे नहीं कि तो दिखावे के लिए कुछ भी मेंशन कर दो, ऑनेस्टली मेंशन करनी है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ एक चीज और मेंशन कर देना, जब ये लिखो ना वाई पीएचडी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देना कि इसी इंस्टीट्यूट से मुझे पीएचडी क्यों करनी है ना।
मेरा क्या रीजन है, वाई दिस इंस्टीट्यूट्स, है ना। मान लो तुम आईआईटी दिल्ली से कर रहे हो, तो आईआईटी दिल्ली से ही तुम्हें पीएचडी क्यों करनी है ना। उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देना तुम, इनका एकेडमिक्स अच्छा है, या टॉपिक अलाइन हो रहे हैं, जिस टॉपिक में मैं काम करना चाहता हूँ वो टॉपिक पे यहाँ पे काम चल रहा है, या एटमॉस्फेयर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है। जो भी तुम्हारा रीजंस हो वो तुम मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें मेंशन करनी है। एक्सपोजर अच्छे हैं तो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये कंप्लीट एसओपी में तुम्हें लिखना है, और लास्ट में तुम अपना कंक्लूजन दे सकते हो कि ये कंक्लूजन है, यदि मुझे पीएचडी में एडमिशन मिलता है तो ये मैं अपने फ्यूचर गोल है ये मेरे, और मैं ये सारी चीज़ें फुलफिल कर सकता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें तुम्हें कंक्लूजन देना है लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी तुम्हें, इंट्रोडक्शन में भी, इंटरेस्ट एंड वाई पीएचडी, है ना। फिर जो तुम्हारा मेन टॉपिक है वाई पीएचडी, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे भी मेंशन करना है, क्वालिफिकेशन तुम्हारी, है ना, और फ्यूचर प्लान, बस इतना ही है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च से ओरिएंटेड कुछ भी नहीं लिखना कि तुम्हें कुछ रिसर्च टॉपिक ही मेंशन करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, सिंपल अपने बारे में। अब तुम्हें इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा तो उसको पहले हिंदी में लिखो, बाद में ट्रांसलेट कर लो। तुम्हें हिंदी, और मान लो तुम्हारी लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है, कोई और तुम्हारी लैंग्वेज, पहले उस लैंग्वेज में लिख लो ना। सिंपल एक पेज में लिखना ही तो है, थोड़ा ठंडे दिमाग से टाइम दो। ऐसे नहीं कि तुमने 15 मिनट में लिख दिया, 15 मिनट में मत लिखो, इसको लिखने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए। 2 से 3 दिन क्यों, सबसे पहले तो रिसर्च करो उस इंस्टीट्यूट्स के बारे में, कि उस इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या काम चल रहे हैं, किस किस टॉपिक पे काम चल रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, क्या मुझे करनी भी है या यहाँ से पीएचडी नहीं करनी, ठीक। तो वो थोड़ा सा रिसर्च करो। अब देखो ऐसी चीज तो होगी कि हो सकता है हमारा उस टॉपिक में इंटरेस्ट ना हो और हम फिर भी करना चाहते हैं, क्यों पीएचडी करना चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बस एडमिशन मिल जाए, कर लेंगे किसी भी टॉपिक में, हम कर लेंगे पीएचडी। और वहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं करना ना हमें, वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करो उस पर, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। तुम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानोगे, पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट एसओपी होगा, लगभग 300 वर्ड्स, 250 वर्ड, 300 वर्ड, 400 वर्ड, जितना भी मेंशन हो उतने वर्ड्स में तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक पेज पे लिखोगे, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी, दिमाग चलेगा तुम्हारा, है ना। तो ऐसी चीजें लिखोगे तभी तो राइटिंग स्किल अच्छी होगी ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि ये चीजें कभी की नहीं है, इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला करने को, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी चीजें यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो, बीएससी में एडमिशन के लेवल भी हो, जब अपने बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं नेसेसरी हो ये चीजें, ये तो तुम्हें लिख के लाना ही लाना है। एमएससी की में एडमिशन ले रहे हैं तो भी नेसेसरी होगी, ये तो लिख के लाना ही लाना है तुम्हें। तो इससे राइटिंग स्किल बढ़ती है, और हम अपने बारे में भी थोड़ा सा लिख पाते हैं कि हाँ हमारे क्या फ्यूचर गोल है, हम क्या करना चाहते हैं, क्यों इंटरेस्ट है पीएचडी में। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। इससे देखो ये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है इतनी, और वो है कि कभी की नहीं तो इस वजह से ऐसा लगता है कि कैसे करें ये, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें भाई, है ना। कंप्लीट इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अब देखो इंटरव्यू में सबसे पहले तो तुम्हारे बेसिक फिजिक्स अच्छी होनी, इससे पहले तुम्हारे, देखो इसको 3 कैटेगरी में अपने डिवाइड करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन को। एक तो तुम्हारे जो भी तुम्हारे एमएससी जो भी जहां से भी कर रहे हो या की है तुमने, स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन के अलावा इसमें तुम्हारा एक चीज और है कि तुमने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कोई की है तो किस टॉपिक पे भी की है, वो तुम्हारा कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना। वो जरूरी है, क्योंकि तुमने कोई प्रोजेक्ट किया, कोई डिसर्टेशन की है, कोई इंटर्नशिप की है, और वो तुम्हारी मार्कशीट में भी शो हो रही है ना। और तो उसके बारे में तो भाई कंप्लीट पढ़ो, वो तो जरूरी है, क्योंकि तुमने काम किया उस पर, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये तो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा फिर एक चीज है, बेसिक फिजिक्स तुम्हें अच्छी आनी चाहिए। अब बेसिक फिजिक्स में देखो कंप्लीट फिजिक्स के कुछ टॉपिक है जो तुम्हें आने चाहिए, वो मैं मेंशन कर दूंगा। और फिर एडवांस तो अपने है ही, एडवांस फिजिक्स में तुम सिलेक्टिव हो सकते हो, क्योंकि वहां पे सिलेक्ट ऐसे चांस दिया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तुम, है ना, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए। एक तो जो तुम्हारा टॉपिक है उससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट हो, जैसे मान लो कंडेंस मैटर फिजिक्स में तुम पीएचडी करना चाहते हो, तो कंडेंस तो तुम्हें आनी ही चाहिए पूरी,
न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हो तो न्यूक्लियर आनी चाहिए, जीएम काउंटर आना चाहिए, सिंटलेशन काउंटर आना चाहिए, एक्सेलरेटर आने चाहिए, है ना। क्वांटम में पीएचडी करना चाहते हो तो क्वांटम का पूरा बेसिक आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और भी कोई सब्जेक्ट हाई एनर्जी फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हो तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट्स के बारे में नॉलेज हो कंप्लीट, है ना। वो नॉलेज तो होनी चाहिए, वो तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। बाकी कुछ बेसिक फिजिक्स भी है। बेसिक फिजिक्स में देखो तुम्हें कौन कौन से, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से तुम्हें टॉपिक करने ही करने हैं बेसिक फिजिक्स में, है ना। कंप्लीट एक लिस्ट बनाई है मैंने इसमें। बेसिक फिजिक्स में देखो सबसे पहले अपने बात करें यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स। देखो मैथ की अपने बात करें तो मैथ में सबसे पहले ग्राफ प्लॉटिंग तुम्हें आनी चाहिए भाई, है ना। ग्राफ बनाने आने चाहिए, नहीं आते तो इसके लिए एक बुक भी आती है आईआईटी जी की, प्ले विद ग्राफ ऐसे नाम करके आती है, प्ले विद ग्राफ, अरियंत की आती है वो बाय कर लेना, अमेजन से मिल जाएगी मेरे हिसाब से, तो बाय कर लेना। उसमें से एक 2 दिन का काम है, 2 दिन में पूरे कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी फिजिक्स तो आती है तुम्हें, तो वो करने में कुछ भी नहीं है। बेसिक करने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि तुमने नेट जेआरएफ तक की फिजिक्स पढ़ रखी है, तो बेसिक करने में क्या टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन का खेल है सारा, ठीक है। वो है कि हमने बस वो टच में नहीं है उन चीज़ों के, तो इस वजह से वो चीज़ें ऐसे डिफिकल्ट सी लगती है बेसिक, है ना। एडवांस लेवल का तो हमें बहुत कुछ आता है, पर बेसिक चीज़ें में अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि वो चीज़ें टच में नहीं है। टच में कैसे होगी? जब उनको पढ़ोगे, और पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये एक बुक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ जैसे कुछ जो सीरीज है, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, ये वाला एक चैप्टर जरूर कर लेना। और एक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, तो ये वाला टॉपिक भी जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक जरूरी है, नंबर सिस्टम, सीरीज और ये ग्राफ, मैथमेटिकल फिजिक्स में। क्लासिकल में कुछ करने की तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, क्लासिकल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ वगैरह इसमें बेसिक में, वो कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराएगा तुमसे, उसमें बेसिक इतना है भी नहीं कुछ ज़्यादा, ठीक है। और इसके वो तुम बता दोगे वैसे भी। ईएमटी में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना भाई, ईएमटी में बेसिक पढ़ लेना। ईएमटी में देखो क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, गाउस लॉ के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेना, फेराडे लॉ, चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, गाउस लॉ, फेराडे लॉ, पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेना, पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ठीक है। और इसके बाद में अपने चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, इसमें कंडक्टर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये ईएमटी के बेसिक टॉपिक है जो तुम्हें एक बार गो थ्रू करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्वांटम की अपने बात करें, क्वांटम में देखो भाई, क्वांटम में तुम्हें करना है पोटेंशियल प्रॉब्लम, एक बार गो थ्रू कर लेना। पोटेंशियल प्रॉब्लम जितने भी 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल और उनकी एनर्जीज, ये सब चीज़ें है ना, हार्मोनिक पोटेंशियल, हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम। और वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज, है ना, वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन इसमें मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन, ये बेसिक है भाई, और कुछ नहीं है इसमें बेसिक में। ये हमारे पास में पोटेंशियल प्रॉब्लम, वेव फंक्शन, मोमेंटम स्पेस, ठीक है। वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, ये कर लेना। फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको अपने क्या देते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये एप्लीकेशन पार्ट है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये पढ़ लेना क्वांटम में भाई, है ना। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, ये बेसिक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, और सभी ने पढ़ी होगी, जिसने तैयारी की है उसने तो ये चीजें पढ़ी है सभी ने। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बोसोन एंड फर्मियोन गैस एंड ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी और बोसोन एंड फर्मियोन गैस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये पढ़ लेना भाई, है ना। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना। न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है,
और इसमें न्यूक्लियर फोर्स, और फिजन फ्यूजन प्रोसेस, डीके प्रोसेस, और इसके अलावा शेल मॉडल, ये पढ़ लेना भाई। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक है। नेक्स्ट अपने बात करें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो इसमें देखो यार, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट इंपोर्टेंट। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, जैसे हमारे पास में इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन के बाद में एनएमआर, के बाद में हमारे पास में एनएमआर, ईएसआर, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ईएसआर, और इसके बाद में लेजर फिजिक्स। यदि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन में कुछ रहा हुआ है तो पढ़ लेना, अदरवाइज लेजर की जरूरत नहीं है। या तुम लेजर और फोटोनिक्स में इंटरव्यू देना चाहते हो तो जरूरी है लेजर, अदरवाइज लेजर छोड़ देना। बाकी इसमें एक चीज और पढ़ लेना, जीमान इफेक्ट, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंडिया में। सुपर कंडक्टर, ये तो पूरा ही सब्जेक्ट ही पढ़ लेना तो सबसे बेस्ट है। और सब सिलेक्टिव करना है तो सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट हमारे पास में हॉल इफेक्ट, और उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है बैंड थ्योरी, कूपर पेयर। ये सिलेक्टिव टॉपिक है भाई, कूपर पेयर बीसीएस थ्योरी उससे रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक तुम्हें बेसिक में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट उन्होंने दे दिया तो उससे ही होगा, क्योंकि जब डिस्कशन होता है ना तो सारे टॉपिक हो जाते हैं, फिर वो पूरी फिजिक्स पे चला जाता है। जब डिस्कशन होने लगता है, क्वेश्चन पुटअप होने लगते हैं, तो कहीं से कहीं चले जाते हैं। कोई ऐसा वर्ड निकल गया तो एएमपी पे चले गए, लेजर वर्ड निकल गया लेजर पे चले गए, कुछ ऐसा कैविटी वर्ड निकल गया तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे चले गए। तो कहीं से कहीं भी स्विच कर सकते हैं। और ये चीज़ें तुमने पढ़ी हुई है, नेट की प्रिपरेशन में पढ़ी हुई है, तो उनको रिवाइज कर लेना है ना। जो नहीं पढ़ी हुई उनको एक बार पढ़ लेना। ये तो कंप्लीट बेसिक है हमारा, इतना तो आना ही चाहिए तुम्हें, ये पूरा बेसिक है। एडवांस टॉपिक तो है ही नहीं इसमें, सारे बेसिक है। अब एडवांस में बात करें, एडवांस में कुछ भी एडवांस नहीं है। एडवांस में ये है कि जो भी तुम्हारे पास में 2 से 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम कर लेना। 3 सब्जेक्ट ऐसे कर लेना जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी 3 सब्जेक्ट, जिसमें एक सीएमपी तो फर्स्ट रख लेना, कंडेंस मैटर फिजिक्स है ना, और उसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स रख लेना। एक तुम्हारे इंटरेस्ट का कोई क्वांटम मैकेनिक्स हो, या जिसमें भी तुम इंटरव्यू देना चाहते हो, वो एक 3 सब्जेक्ट ऐसे चॉइस के रख लेना तुम, 3 अपने हिसाब से, मतलब जो तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, जिनको अच्छे से तुम्हारे बुक से पढ़ा होना चाहिए ना, अच्छे से बुक से पढ़ा होना चाहिए ये टॉपिक। जो भी इनकी रेफरेंस बुक है, जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स की रेफरेंस बुक है पुरी एंड बब्बर, तो उसको पुरी एंड बब्बर से पढ़ लो। न्यूक्लियर फिजिक्स की जो बुक है एसबी पटेल फॉलो कर लो, यदि अच्छे से लैंग्वेज अच्छी चाहिए तो एसबी पटेल फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रिफिथ है ना, ग्रिफिथ फॉलो कर लो, या एचसी वर्मा फॉलो कर लो, जिससे तुम्हारा बेसिक अच्छा हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो ऐसे 3 सब्जेक्ट कोई भी रख लेना जो बहुत अच्छे से आते हों तुम्हें, जिनमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि चॉइस मिलती है सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, कौन से सब्जेक्ट से तुमसे क्वेश्चन पूछे, चॉइस मिलती है। और तुम भी प्रेफर कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट से पूछ सकते हो, है ना। जब पैनल बैठा होगा सामने तो अपने तुम प्रेफर कर सकते हो, सर इस सब्जेक्ट से मेरे से पूछ लो कि ये सब्जेक्ट मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। क्योंकि जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन, अपने इंटरव्यू देने जाएंगे तो प्रिपेयर करके ही जाएंगे डेफिनेटली। तो वो भी ये डिमांड करते हैं कि तो कौन से सब्जेक्ट तुमने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो वो बता दो, उनमें से हम तुमसे पूछ लेंगे, है ना। तो ये 3 कोई सब्जेक्ट तैयार कर लेना अपने बेस्ट सब्जेक्ट, और उनको रेफरेंस बुक से करना। भाई जो तुम्हारे नेट के नोट्स पड़े हुए हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेफरेंस बुक से। और रेफरेंस बुक जो तुमने बीएससी एमएससी में जो तुमने पढ़ी है वो पढ़ो तो सबसे बेस्ट है। नहीं पढ़ी कोई भी, नोट्स ही हमेशा पढ़े हैं, कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी, तो कंडेंस के लिए तुम पुरी बब्बर, न्यूक्लियर के लिए एसबी पटेल, क्वांटम के लिए ग्रिफिथ, और मान लो और सब्जेक्ट के लिए मैं बता देता हूँ, एएमपी के लिए तो राजकुमार है, और एटॉमिक एंड और इसके अलावा
राजकुमार के अलावा बाकी सब्जेक्ट की मैं बता देता हूँ तुम्हें। क्लासिकल रहने दो, ईएमटी तुम 11th-12th वाला देख लेना एससी वर्मा बुक से, या ईएमटी जो तुम्हारे नेट के नोट्स है वो भी इनफ होंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रहने देना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तुम सिर्फ ये बुक पढ़ना चाहो तो पाथरिया देख लेना, अदरवाइज जो तुम्हारे नोट्स है उसी से ही पढ़ लेना, है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। या सत्य प्रकाश पढ़ लेना बोजोन फर्मियोन गैस के लिए, सत्य प्रकाश में अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, बोजोन फर्मियोन गैस का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सत्य प्रकाश पढ़ लेना, इसके लिए बेस्ट है सत्य प्रकाश, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने तुम्हें बता दिया, न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम एसबी पटेल फॉलो कर लेना, है ना, थ्योरी के लिए बढ़िया है, थ्योरी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि टॉपिक में हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, हमें अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, अब हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके लिए तुम्हें बुक की तरफ जाना ही पड़ेगा, रेफरेंस की तरफ। और इसके अलावा बात करें अपने, हाँ बाकी मैंने बताई दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस टाइप से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। और एक बुक और है जो इंटरव्यू के लिए ही स्पेशली डिजाइन है, बाइजर, आर्थुर बाइजर, आर्थुर बाइजर, है ना। ये एक बुक आती है जिसमें जो आती है मॉडर्न फिजिक्स नेम से, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे तुम्हें, है ना। इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट बुक है, चाहे तुम बार का इंटरव्यू दो, कोई भी इंटरव्यू दो, सबसे बेस्ट बुक इंटरव्यू के लिए मॉडर्न फिजिक्स की आर्थुर बाइजर, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी, एएमपी भी, सीएमपी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब कुछ मिलेगा इसमें तुम्हें, है ना। और हर एक सब्जेक्ट का एक, ऐसे नहीं कि पूरा डिटेल डेरिवेशन मिलेंगे, डिटेल डेरिवेशन नहीं मिलेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग, हर एक टॉपिक को कैसे समझा जाए, हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है उसमें, हर एक टॉपिक के बारे में उसमें थियोटिकली एक्सप्लेन किया गया है, मैथमेटिकली सिर्फ उन्होंने डेरिवेशन रिप्रेजेंट किया कि हाँ ये इसका फाइनल रिजल्ट है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। सबसे बेस्ट बुक है आर्थुर बाइजर, तो इंटरव्यू के लिए एक ये तो फॉलो करना ही करना। बाकी ये जो मैंने बेसिक टॉपिक बताए हैं ये सभी तुम्हें पढ़ने हैं। अब ये जो बेसिक टॉपिक है वो बुक से पढ़ लो, अच्छे नोट्स तुमने बनाए हुए हैं तो नोट से पढ़ लो जो बेसिक टॉपिक है ना। और जो 3 ये सब्जेक्ट बताए मैंने एडवांस में, एडवांस का मतलब यही है कि इनको कंप्लीट करना है तुम्हें, इसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें। अब डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है पीएचडी के लिए तुम्हें, पर तुम्हें हर एक टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, जितनी चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा होता है कि हमें चीज़ें हम भूल जाते हैं, रिकैप नहीं आ पाती, एकदम से कोई पूछता है तो हमारे दिमाग में नहीं आ पाती, कि हम भूल जाते हैं अपने अपने, है ना। आइसोलेशन में तो हमें याद आ जाती है, पर किसी के सामने बैठे होते तो याद नहीं आती, तो चीज़ें जितनी ज़्यादा मेमोराइज रहेगी तो उतना ही अच्छा होगा इंटरव्यू, ठीक है। बाकी तो देखो यार किस्मत का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं पता, है ना। और कोई दिन हमारा अच्छा होता तो बहुत अच्छा भी चला जाता है, यदि हमारा दिन ही खराब हो तो कितना ही पढ़ लो, थोड़ा किस्मत पे डिपेंड करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम एक ही जगह अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए, है ना, जितनी जगह तुम्हें चांस मिले हर जगह पीएचडी के लिए तुम्हें अप्लाई करना है, जहाँ एसओपी मांगे वहाँ एसओपी मेंशन करना है, प्रोजेक्ट किया है, डिसर्टेशन की है, कुछ भी किया है, इंटर्नशिप की है, तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है, व्हाट्सअप जो व्हाट्सअप नंबर है उसका भी लिंक है, पूछ सकते हो। बाकी इंडिया में यदि पीएचडी करनी है तो इन एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना, ऐसे मत करना यार पीएचडी, है ना, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए पीएचडी मत करना, करनी है तो फिर अच्छे तरीके से थोड़ा काम करो, अच्छे तरीके से पीएचडी करना, थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिले, है ना। अब नाम के आगे डॉक्टर लगा के क्या हो जाएगा, वैसे ही लगा लो, है ना। कहीं से भी ऐसे पीएचडी की डिग्री ले लो, हिंदी में पीएचडी की डिग्री ले लो, इंग्लिश में पीएचडी की डिग्री ले लो, किसी और सब्जेक्ट में ले लो, नाम के आगे डॉक्टर लगा लो, वो तो वैसे ही लग जाएगा। टाइम वेस्ट मत करना, यदि नहीं करनी तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, यदि करनी है तो फिर अच्छे जगह से ही करो और एग्जाम क्वालिफाई करके ही करो, है ना, स्कॉलरशिप के साथ में करो कम से कम, ऐसा तो ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना 5-6 साल, तो छोटा टाइम स्पैन नहीं है, बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि 5-6 साल तुम वेस्ट कर दिए तुमने अपनी लाइफ के, है ना। कम से कम देखो ऐसे होना चाहिए कि देखो ये एज ऐसी होती है, 27 मान लो, 25 के हो तुम, या 24 के हो, 25 के हो, तो पीएचडी करते करते 30 हो जाएगा, तो 30 तक तुम्हारे पास में अर्निंग सोर्स तो हो ना कम से कम। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि तुम 30 तक तुम फ्री बैठे हो, कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो,
तो कम से कम इतना पैसा तो आए तुम्हारे पास में कि फाइनेंशियल अपनी नीड्स तो पूरी कर पा रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। और अच्छा मिलता है पीएचडी में, ऐसा नहीं कि इंडिया में ठीक है इतना, तो गवर्नमेंट जॉब की जितनी सैलरी होती है उतना मिलता है, जो स्टार्टिंग गवर्नमेंट जॉब में सैलरी होती है उतना मिलता है। बाकी कंपैरिजन तो नहीं हो सकता किसी भी चीज़ से, क्योंकि स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप ही रहेगी, है ना। स्टाइपेंड स्टाइपेंड ही रहेगा वो, है ना, वो सैलरी नहीं हो सकती, वो स्टाइपेंड ही है। पर ये है कि अमाउंट इतना है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। और ऐसे भी नहीं है कि अच्छी जगह से तुम पीएचडी करके तुम फ्री रहोगे, हो ही नहीं सकता डेफिनेटली। इतनी अच्छी यार फ्री तो वो भी नहीं रहते जिन्होंने सिंपल 12th की है, वो भी फ्री नहीं रहते, वो भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। इतनी अच्छी एजुकेशन होगी, इतनी क्वालिफिकेशन होगी तुम्हारे पास में, तुम्हारा इतना स्टैंडर्ड होगा तो तुम फ्री थोड़ी रहोगे। ठीक है, तो वो चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है, यदि करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मत करो। ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।